देखो क्वेश्चन था जो लिखवाया था पिछले क्लास में। पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया था कि एक सॉलिड स्फीयर है, स्मूथ सरफेस है और उस पे फोर्स एफ लग रहा है हॉरिजॉन्टली एट हाइट h फ्रॉम सेंटर। सरफेस स्मूथ है, प्योर रोलिंग के लिए बताना है कि h की वैल्यू क्या होगी ना, सॉलिड स्फीयर है ये। तो इस पे फ्री बॉडी डायग्राम इसका यदि बनाया जाए तो एफ तो लग ही रहा है h हाइट पर, एक mg नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है यहां से सरफेस के द्वारा, और फ्रिक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि स्मूथ है। ये पूरा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग हर जगह दो इक्वेशन लिखते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल ना, रिजिड बॉडी के लिए। ट्रांसलेशनल इक्वेशन के लिए एफ बराबर एफ नेट, सो वर्टिकल 0 है, नीचे mg और ऊपर n, और ये बैलेंस है, अनबैलेंस ये है और फ्रिक्शन है नहीं। सो एफ बराबर एम ए। वैसे ये ए एसीएम ही ए है ना, जो एफ रिजिड बॉडी के लिए एफ नेट बराबर एम ए लिखते हैं वो एसीएम होता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। कोई भी पॉइंट नहीं होता है, अलग अलग दूसरे पॉइंट्स का अलग अलग एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है ओ के अबाउट टाउ बराबर आई अल्फा ना। अच्छा, फॉर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग ए बराबर अल्फा आर और टाउ बराबर आई, ऐसे ओ के अबाउट ना। तो mg का टॉर्क बताइए, n का टॉर्क, f का टॉर्क है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, सो f इंटू एच। और ये तो सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर और a बाई आर ना। a तो जानते ही हम लोग, की वैल्यू तो रख सकते हैं ना, f बाई एम। सो एफ h बराबर 2/5, एक तो कैंसिल हो गया, एम आर इंटू एफ बाई एम। इसका मतलब एफ पे डिपेंड, एम मास कैंसिल, h बराबर 2/5 2/5r। तो सॉलिड स्फीयर में सेंटर से कितना ऊंचा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए तो प्योर रोलिंग होगा 2/5r। अच्छा, यदि जिस तरह का कोफिशिएंट दिख रहा है, जिस तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बगल में r तो है ही, r का फ्रैक्शन है कितने हाइट पे, तो जो इनर्शिया का कोफिशिएंट है वही वाला ना। सो यदि मैं कहूं हॉट स्फीयर है तो कितना ऊंचा लगाना चाहिए, हाँ 2/3r। डिस्क है तो r/2, यदि रिंग है तो r मतलब टॉप पे लगाना होगा। यदि कोई रिंग है और उसको यदि हॉरिजॉन्टली धक्का देके और रोल करके ले जाके जाना चाहते हैं स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो आपको टॉप पे लगाना होगा। यदि थोड़ा सा भी नीचे लगाए तो स्लिपिंग हो जाएंगे उसकी, स्लिपिंग। तो ये समझ में आ रहा है। अच्छा हाँ, ये कहां से ही याद रखो, ऐसे नहीं 2/5r याद नहीं रखना है, बल्कि याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए स्मूथ सरफेस पर, प्योर रोलिंग के लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए सेंटर से 2/5r है। दिमाग ये सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, कद ये कि कितने हाइट पर फोर्स लगाएं, तो ग्राउंड से, सो r + 2r/5 तो कितना, सो 7r/5 वाला नहीं याद रखना है, बल्कि 7r/5 तो दिक्कत करेगा क्योंकि ये इनर्शिया का कोफिशिएंट वाला ज्यादा याद रहेगा। तो आप सेंटर से याद किए रहिए, पर ध्यान रखिएगा पूछा कहां से है, तो सेंटर से याद किए रहिए और फिर बता दीजिएगा। तो ये समझ में आया कि ये किस लिए है, ये प्योर रोलिंग के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना। ये एक और स्टेटमेंट बड़ा सा सुनो, यदि कोई फ्रीली रोल करे
कोई सर्कुलर या स्फेरिकल बॉडी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रीली रोल करे, फ्रीली मतलब बॉल को यदि रोल करा दें, सॉलिड स्फीयर को रोल करता हुआ जाए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। यहाँ पे तो स्मूथ है इसलिए तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं रफ पे भी कर रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता यार फ्रिक्शनल फोर्स? यदि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई चीज फ्रीली विदाउट एनी फोर्स फ्रीली रोल करे, कोई बॉल को रोल करा दिया जाए, तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स क्यों नहीं लगता? फ्रिक्शनल फोर्स दो ही केस में लगता है कहीं पे भी, या तो स्लिपिंग हो रहा हो दो सरफेस के बीच में, या तो स्लिपिंग ना हो तो टेंडेंसी हो। जब हम लोग इंक्लाइंड सरफेस पे बात कर रहे थे ऐसे, तो टेंडेंसी बना हुआ था सरकने का, तो फ्रिक्शन लग रहा था। तो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे और प्योर रोल करे कोई बॉडी और फोर्स आप न लगाएं ऐसे हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे, तो फ्रिक्शन उस पे एक्ट नहीं करता, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा किस में रहता है? रेस्ट में, और ऐसे चलता चला जाता है, ऐसे नया नया रेस्ट में आता रहता है, ना वो स्लिप करता है ना स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है। और यही रीजन है कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। जब आप फोर्स लगा देंगे तब लग सकता है। तो ये बताओ कि यदि ये हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं तो क्या क्या देखिए इंडिपेंडेंट कैसे आया, देखिए 10 न्यूटन लगाइए चाहे 10,000 न्यूटन लगाइए, बस कितना ऊंचा लगाइए और इसकी स्लिपिंग होने वाली नहीं है, प्योर रोल करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं तब तो स्लिप करना चाहिए? क्यों ऐसा हो रहा है कि 10,000 न्यूटन पे भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है? यदि बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो ये भी तो बढ़ जाएगा। अब कम फोर्स लगाओगे तो ये कम रहेगा, तो ये कम रहेगा तो ये भी कम रहेगा। गड़बड़ी क्या हो रही है? फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग क्या होगी? तो जरा इस इक्वेशन के बारे में देखो तो, कब ये इसका क्या मतलब है और क्या मतलब है, ध्यान सुनना। यदि मैं फोर्स यहां लगाया होता, फोर्स में यहां लगाया होता, या फोर्स में टॉप पे लगाया होता, या यहां लगा दिया होता, या फिर सेंटर से पास होता हुआ लगा दिया होता, या थोड़ा नीचे लगा दिया होता, थोड़ा और नीचे लगा दिया होता, थोड़ा और नीचे और एकदम नीचे लगा दिया होता, तो ये पता है कि यदि मैं ऐसे ऐसे लगाया होता तो क्या नहीं बदला होता? ए बराबर ए में स्मूथ सरफेस है, सरफेस यदि स्मूथ है फ्रिक्शन लगना नहीं था, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पोजीशन ऑफ एक्टिंग ऑफ फोर्स, फर्क नहीं पड़ता है एक्सेलरेशन, इसका ट्रांसलेशनल इक्वेशन F by m ही रहेगा। कितना रहेगा? नहीं बदलने वाला। क्या चीज बदल रहा होता? ये बदल रहा होता है, टाउ बराबर आई अल्फा बदल रहा होता। मतलब ऊपर नीचे आप फोर्स लगाइए तो ट्रांसलेशनल वाला कोई उसमें बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशनल के लिए फोर्स के पोजीशन की बात ही नहीं होती है, बस फोर्स की बात होती है। कहां पे लग रहा है इसकी बात ही नहीं होती है। वो किसके लिए होती है? टॉर्क के लिए, अल्फा के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए, क्योंकि रोटेशनल मोशन टॉर्क से होता है, टॉर्क में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यदि आप ऊपर नीचे लगाइए तो क्या नहीं बदलने वाला है? हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं बदलने वाला है, लेकिन क्या बदलने वाला है? रोटेशनल मोशन। ज्यादा ऊंचा लगाओगे तो टाउ ज्यादा होगा, ज्यादा ऊंचा लगाओगे तो टाउ, और टाउ ज्यादा होगा तो अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा ज्यादा होगा। नीचे लगाओगे तो टाउ कम होगा, टाउ कम होगा तो फिर अल्फा। यदि यहां पे लगा दोगे तो, यहां पे लगा दोगे तो टाउ 0 होगा और अल्फा, और ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। यदि नीचे लगा दोगे तो ऐसे घूम के चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। समझ में आ रहा है ना? चल क्या नहीं बदलने वाला है? ए तो वही रहेगा, लेकिन नीचे लगाने से ऐसे घूमने लगेगा, टाउ ऐसे हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? तो आप देखिए कि किस तरीके से बीच में लगाने पे, ऊपर लगाने से, नीचे से लगाने से बदल रहा है।
ये बताओ कि यदि 2r/5 से ऊपर लगा दें हम 2r/5 से तो क्या होगा? हाँ, ये देखो तो 2r/5 से ऊपर लगाओगे तो देखो चलने के कारण आगे और घूमने के कारण पीछे। 2r/5 पे ही ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि तुम ऊपर लगा दोगे तो ये वाला बदलने वाला ई वाला ज्यादा हो जाएगा, ये वाला सो रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लीपिंग हो जाएगा। क्या जाएगा? यदि थोड़ा नीचे लगा देंगे तो ये वाला बदलने वाला ई वाला कम हो जाएगा। अरे टाउ कम हो जाएगा, हाइट कम कर दोगे तो टाउ कम हो जाएगा, और टाउ कम हो जाएगा तो अल्फा कम हो जाएगा, अल्फा कम हो जाएगा तो अल्फा आर कम हो जाएगा, और अल्फा आर कम हो जाएगा इससे कम हो जाएगा जो बराबर था, तो नेट किधर हो जाएगा? आगे, तो सरकने लगेगा आगे। सो रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा। क्या जाएगा? रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा। ये समझ में आया? तो क्या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं? हाँ, पहले तो वो स्टेटमेंट लिख लो जो मैं आपको समझा रहा था कि हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे फ्रीली रोल करते हुए सर्कुलर बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। लिख लिए, अलग से बॉक्स बना लीजिए। टू आर बाई फाइव, यहाँ 2r/5। हाँ, तो ऑब्वियस है इधर ही घूमेगा ना, स्लीपिंग तो हो रहा होगा। देखो जब ऊपर लगाने से कम से उल्टा रहे तब ना बराबर हो, तो रेस्ट में रहेगा। नीचे लगाओगे तब तो दोनों ही आगे हो जाएगा। ऐसे घूमने के कारण भी आगे और चलने के कारण भी आगे। अब तो स्लीपिंग मस्त है। नीचे लगाने में तो स्लीपिंग होगा, रोलिंग तो हो ही नहीं सकता। रोलिंग की संभावना केवल ऊपर ही है, ऊपर ही लगाने पर। सो लिखिए, तो स्टेटमेंट लिखिए। When a circular or spherical body rolls freely on rough horizontal surface, then frictional force acting on it is zero. मतलब फोटो बना सकते हैं इसके लिए, स्टेटमेंट के लिए। यदि कोई बॉडी रोल करे, रोलिंग हो, मतलब ओमेगा भी हो, वी भी हो, ये रफ हो, फ्रीली रोल करे विदाउट एनी फोर्स, मतलब फोर्सफुली रोल ना करे, और रफ हो ये, तो जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। फ्रीली रोल करे तो मतलब किसी बॉल को आप रोल करा दिए। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है नहीं कि इंक्लाइन पे तो फ्रिक्शन लगे नहीं लगेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पॉइंट किस में रहता है? हमेशा रेस्ट में। न उसकी स्लिपिंग हो रही होती है, न स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है। नया नया पॉइंट आता रहता है। टेंडेंसी कब बनने लगेगी? जब उसको धक्का देने लगोगे। धक्का दोगे तो टेंडेंसी बन जाएगा, तो फ्रिक्शन लगने लगेगा। सो फ्रिक्शन नहीं लगता है जब फ्रीली रोल करे तो बड़ा स्टेटमेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा अब ये है, इसी से रिलेटेड जो मैं आपको पढ़ा दिया। अब देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। रफ है ना ये, म्यू नॉट 0 रफ है। यदि मैं आपसे एक कहूं कि
मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं ना, H, या फिर मैं ऐसे ही पूछ दूं कि ये सॉलिड स्फीयर है और F लगा रहा हूं, आप बताइए कितना ऊंचा लगाओ कि फ्रिक्शनल फोर्स न लगे? 2r/5 आंसर है, जो पढ़ाया था वही आंसर है, 2r/5 आंसर है। क्यों ऐसा है? फ्रिक्शन तब लगता है या तो स्लीपिंग हो या तो स्लीपिंग की टेंडेंसी हो। यदि 2r/5 पे लगाएंगे तो ये पॉइंट हमेशा रेस्ट में रहेगा, ना टेंडेंसी होगी और ना ही स्लीपिंग होगी। और वैसे भी मैं कह भी चुका हूं कि जब आपको कम समझ में आए तो आप थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं, उसको स्मूथ मान सकते हैं। और ये 2r/5 सोच लेंगे तो स्मूथ मानेंगे तो वो सरखी तब भी नहीं रहा होगा और आप बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि क्वेश्चन बना दूं और कह दूं कि ये r/2 पर एक्ट कर रहा है, कितने पे, और ये रफ है, तो यदि ये डिस्क होता, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर होता, हॉलो स्फीयर होता, रिंग होता, तो आपको बताना है फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होता। क्वेश्चन लिखिए, एज शोन इन फिगर, as shown in figure, as shown in figure, find direction of frictional force as shown in figure, find direction of frictional force if body is पहला पार्ट रिंग, दूसरा डिस्क, तीसरा हॉलो स्फीयर, और चौथा सॉलिड स्फीयर। चलो मैं बताता हूँ कि किताबों में या ऐसे बहुत सारे जो लोग करते कैसे हैं, बाकी जगह भी टीचर्स भी कैसे बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कहते हैं कि ऐसा करिए कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, आपका मन करता है एफ इधर लगा लीजिए, आपका मन करता है एफ इधर लगा लीजिए, और आप इक्वेशन लिखिए और जिधर आना होगा साइन के साथ आ जाएगा। तो बल्कि जरूरत नहीं है, बताया जा सकता है यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो। देखो कैसे, ध्यान से मैं ये कर रहा हूं कि इधर की तरफ ए ना, इसके चलने करने से तो चल ही रहा होगा ए, है ना, और इधर घूमने के कारण अल्फा आर, ठीक है। आपको पता है कि ये कितने हाइट पे ये दोनों बराबर हो जाता है विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन। कब बराबर हो जाते हैं आपको पता है ना सबका। तो मतलब ऐसे ही बताया जा सकता है, कितना बहुत बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटे में करना जा रहा है, आसान थोड़ी यार, सब लास्ट में आएगा कि किधर लग रहा है। ये भी एक रोटेशनल बिल्कुल अलग है। कितनी अजीब सी बात है कि एनएलएम में ब्लॉक जब चलता था ना तो तय था कि इधर ही लगेगा। रोटेशनल इतना घातक है कि चलेगा तो इधर ही, फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है, फ्रिक्शन पीछे भी लग सकता है, फ्रिक्शन नहीं भी लग सकता है। अब चलेगा आगे तो आप देख सकते हैं कि रोटेशनल क्यों टफ है। चलिए, लेकिन मैं उसको थोड़ा आसान बना दिया हूं ये पढ़ाने के बाद। मैं क्या सोचता हूं, रिंग के लिए ये दोनों बराबर तब होता
जब यहां पे होता, यदि आप नीचे कर दिए होंगे तो ये लोग कम हो गया होगा। अच्छा, ये कम ज्यादा नहीं होता है। और क्या मानते हुए स्मूथ, क्या मानते हुए थोड़ी देर के लिए स्मूथ मानना है। याद है ना कि फ्रिक्शन बताने के लिए यही तरीका अच्छा है, थोड़ी देर के लिए स्मूथ मान लीजिए। स्मूथ है नहीं, बाद में रफ मान लेंगे। तो जब यहां से जब नीचे कर दिए होंगे तो ये यहां पे तो ये दोनों बराबर होता है। जब नीचे कर दिए हो तो ये कम हो गया होगा, ये तो यही रहा होगा। तो कौन ज्यादा हो गया है? ए। मतलब स्मूथ होता तो किधर सरक रहा होता, तो फ्रिक्शन किधर, तो पता चल गया। लिख लीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बिना किए बता रहे हैं। ये देखिए, वो जो रिजल्ट आया था उसी का ना यूज कर रहा हूं। डिस्क ना, डिस्क हम करें डिस्क के लिए, याद है ना आप लोगों को, स्मूथ माने इसको, स्मूथ माने तो कितनी ऊंचाई पे वो कोफिशिएंट ऑफ फिक्स, कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला है, हैं? सो कितने दूरी पे, तो r/2 पे लगाते हैं। और स्मूथ रहे तो ये दोनों बराबर होता है और स्लिपिंग होती ही नहीं है। तो जब r/2 ही है, उसके लिए दोनों बराबर होता ही है, स्लिपिंग होती नहीं है, तो रफ रहेगा तो जरूरत भी तो नहीं है फ्रिक्शन की, क्योंकि स्लिपिंग ही नहीं हो रही है। फ्रिक्शन कब लगता है कहीं पता है? यदि क्यों स्मूथ मानने के बाद स्लिपिंग हो जाए। टेंडेंसी कैसे पता करते हैं पता है? ऐसे ही पता करते हैं। स्मूथ मान लिए और स्मूथ मानने के बाद दो सरफेस के बीच में क्या हो जाए, स्लिपिंग हो जाए, इसका मतलब रफ रहा होगा तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। यदि स्मूथ मानने के बाद स्लिपिंग ना हो तो रफ भी रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब इससे ज्यादा क्या बता सकता हूं मैं? तो यदि डिस्क के लिए r/2 ही माने तो यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो रफ भी है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, और आंसर है F बराबर 0। क्लियर? आगे बढ़े। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए कितना ऊंचा होना चाहिए? 2/3 r, मतलब यहां, हाँ, तो 2/3 r मतलब यहां पे ना थोड़ा ऊपर 0.66 r, कितना? तो यदि फोर्स यहां लग रहा होता तो ये दोनों क्या होता, बराबर होता। थोड़ा नीचे कर दिए तो ये तो बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा ना, ये वाला कम हो जाएगा, किधर स्लीपिंग होने लगेगा। पर स्मूथ मानेंगे तब ना। अभी मत कर लेंगे सर अभी स्लीपिंग है, अभी स्लीपिंग नहीं भी हो सकता है, वो तो स्मूथ माने थे तब ना, पता करने के लिए। तो बताइए किधर जा रहा था और फ्रिक्शनल फोर्स किधर? F बैकवर्ड। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए कहां पे फोर्स लगाना था? 2/5 0.4 r, ये 0.5 r है, मतलब यहां लगाना था, यहां लगाना था ना, यहां लगाना था। तो ये दोनों क्या रहता, बराबर। लगा कहां पे है? ऊपर। इसका मतलब ये ज्यादा है, ये तो बदलता ही नहीं है। पर स्मूथ माने तब रफ में बदलता है, तो रफ मान भी कहा रहे हैं। सो बताइए जब ऊपर लगा है तो ऊपर मतलब टॉर्क ज्यादा हो गया होगा, ज्यादा हो गया हो तो ये ज्यादा हो गया होगा। तो बताइए इससे ये ज्यादा हो गया तो ये किधर सरक रहा होगा? लेकिन ये कब की बात है? स्मूथ, तो मतलब कि जा तो रहा है पर इधर सरक रहा है, जा रहा है आगे ही। तो रफ रहा होता तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होता? आगे, और ए फॉरवर्ड है। समझ में आया? लिख लीजिए, लिख लिए। ये आप लोगों को समझ में आया कि कैसे क्या हुआ? तो इंटरेस्टिंग। अब रिजल्ट सुनो तो, ये तो इतना बताने के बाद अब तो कहीं भी बता सकते हो। आपको किताबों की तरह नहीं करोगे ना, 2 पेज में करने के बाद बताना कि ऐसा है कि हमारा आ गया है माइनस, तब लगेगा जो माने थे उसका उल्टा करना है। अब प्लस आ गया तो उधर ही। तो बाद में ना हम तो ऐसे ही बताते रहे, कहां कुछ लिखे, देखो लिखे भी नहीं है, सीधा बता रहे थे क्या हो रहा था, कि 0 है, आगे है, पीछे है। और थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, रोटेशनल कितना इंटरेस्टिंग है, देखो किस तरह का। ये देखो तो, मान लो 2 kg है ना, ये 2 kg है ये, और
यदि आप इस पे, यदि ये स्मूथ रहे, इस पे 10 न्यूटन लगाएंगे, 10 न्यूटन, सॉलिड स्फीयर है, स्मूथ है, 10 न्यूटन लगाएंगे तो एक कितने से इसको लेके जा रहे होंगे आगे पता है? 5 मीटर पर सेकेंड। घूम तो रहा ही हुआ, ठीक है, 5 से लेके जा रहे होंगे। लेकिन यदि ये रफ है तो 5 से ज्यादा से लेके जा रहे होंगे। ये देखिए रोटेशनल है ये। यदि ये सॉलिड स्फीयर है, यदि ऐसा होगा तो बताओ कितना नीचे लगा रहे होते तो ये फ्रिक्शन नहीं लगा होता, और उससे ज्यादा तो कौन ज्यादा हो गया होगा? ये वाला। तो फ्रिक्शन किधर लगा होगा? इधर। तो बताओ नेट फोर्स आगे ज्यादा हो चुका होगा, मतलब स्मूथ है तो कम से लेके जा रहे हैं। आज जब रफ है और 10 ही लगा है तो तेजी से भाग रहा है। जबकि एनएलए में हम लोग क्या पढ़े थे? एनएलए में पढ़े थे कि स्मूथ है तो तेजी से लेके भागेंगे और रफ है तो कम से लेके भागेंगे। यहां पे बड़ा घातक है, मतलब स्मूथ है तो 5 से लेके भागेंगे और यदि रफ है तो 5 से ज्यादा। अच्छा 10 ही लगाओगे, लगाओगे कितना? अब भागेगा 5 से ज्यादा से। ये देखिए कितना नायाब चीज है इसका। रीजन, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगने वाला है? आगे लगने वाला है। रिंग होता तो स्मूथ है तो भी 5 से और रफ है तो भी 5 से, और फ्रिक्शन बाकी सब में फ्रिक्शन लगेगा, और बाकी सब में फ्रिक्शन आगे ही लगेगा। डिस्क में भी आगे लगेगा, हॉलो स्फीयर में भी आगे लगेगा, और सॉलिड स्फीयर में भी आगे लगेगा, और सारा का एक्सेलेरेशन 5 से ज्यादा होगा। मतलब एक्सेलेरेशन यदि मैं सिंबल में कर दूं F और M है तो एक्सेलेरेशन इज ग्रेटर देन F/m यदि रफ है तो। और स्मूथ है तो आप लोगों को अब लगा हो कि अच्छा रोटेशनल ऐसा भी होता है। मतलब यदि कोई कह दूं, मैं ऐसे कह दूं कि यहां पहुंचाना है इसको, फोर्स लगाया हूं ऐसे, तो मैं कह दूं कि इसको एक लेके आना है बाय अप्लाइंग फोर्स एट द टॉप एंड दिस इज सॉलिड स्फीयर। तो यदि रफ है तो T1 टाइम में पहुंचा है, कितने देर में? और स्मूथ है तो T2। तो कौन सा वाला ज्यादा है? T1 लेस देन T2। रफ वाला कम टाइम है बाय अप्लाइंग सेम फोर्स। ये इमेजिन करो, पढ़े नहीं होते तो बता पाते? ऑब्वियस लगता है वो तो रफ है तो इतना सर हलवा आ गया था। एडवांस में चाहे जेईई मेन में आ जाए तो कहेंगे इतना आसान आगे कर दे कि बताइए कर रफ है तो ये समझ में आया आप लोगों? चलिए फिर आगे बढ़े।